हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स चॉइस बायो। मैं हूं वसुधा कोटिया और आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई देयर इज अ नीड टू रेप्लिकेट डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन की क्यों जरूरत होती है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट डिफाइंस एवरी सेल। whenever a cell duplicates, whether it is dividing by mitosis or meiosis, किसी भी division से वो divide हो रही है, either it is mitosis or meiosis, both the biomolecules and organelles must be copied to be distributed among the cells. So DNA which is found within the nucleus must be replicated in order to ensure that each new cell receives the correct number of chromosomes. तो डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी होता है ताकि दोनों जो सेल्स बन रहे हैं, जितने भी सेल्स बन रहे हैं, वो सारे सेल्स रिसीव कर सकें द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि जरूरी है एक सेल को डिफाइन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से। तो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन, ठीक है, जिसमें इनिशिएट हो रहा है, बिगिन हो रहा है रेप्लिकेशन। फिर होता है ये कंटिन्यू होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, ठीक है, इसको बोलते हैं इलोंगेशन। और लास्ट स्टेप है जो कि थर्ड स्टेप है, वो है टर्मिनेशन। सो रेप्लिकेशन टर्मिनेशन होता है एंड एट दैट मोमेंट जो इलोंगेशन हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है और डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। तो कंप्लीटली 2 सेट्स ऑफ डीएनए बन जाते हैं एट द एंड ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम इनिशिएशन से, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन। ठीक, ई कोलाई में यहाँ पे हम मॉडल सिस्टम ले रहे हैं। ई कोलाई का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये, और इसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओराइसी। ओके, सो ये एक्चुअली में इट इज 245 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है, एंड इट कंटेन्स हाईली कंजर्व डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंजर्व डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और 2 तरीके के कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं इसमें। 3 रिपीट्स ऑफ 13 बेस पेयर, ठीक है, और इसका मैंने सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पर। ये 13 बेस पेयर लॉन्ग जो सीक्वेंस होता है, एक वो होता है, और दूसरा होता है एक 9 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस, ठीक है, और इसके प्रेजेंट होते हैं 4 to 5 रिपीट्स। ठीक है, तो इनको रिस्पेक्टिवली हम बोलते हैं 13 मर एंड 9 मर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि ओराइसी में हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 13 मर। 13 मर का मतलब है ओलिगोमर, मतलब ओलिगो न्यूक्लियोटाइड विच इज मेड अप ऑफ 13 बेस पेयर्स। ठीक है, और इसका सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है। और दूसरा होता है 9 मर, ठीक है, इसमें 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 9 बेस पेयर्स होते हैं, और इसकी कॉपीज होती है 4 to 5, और 13 मर की कॉपीज होती हैं 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉपीज ऑफ 13 मर, ओके, एंड 4 to 5 कॉपीज ऑफ 9 मर। सो दिस इज अ टिपिकल ओराइसी का कंजर्व्ड रीजन। ठीक है, अब रेप्लिकेशन इनिशिएशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए ए प्रोटीन होता है, इसकी लगभग 20 मॉलिक्यूल्स, इसके 20 कॉपीज आकर बाइंड कर जाते हैं 9 मर रिपीट से। ओके, एंड जो ये बाइंडिंग होती है इट अकर्स अलोंग विद द एटीपी। ठीक है, तो एटीपी क्या करता है, डीएनए को इट कॉजेज डीएनए टू रैप अराउंड डीएनए ए प्रोटीन। ठीक है, तो जो डीएनए है वो डीएनए ए प्रोटीन के अराउंड रैप कर जाता है और फॉर्म करता है फाइनली इनिशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और what it will do, it will actually open up the 13 मर रिपीट्स। ठीक है, ये आके बाइंड कर रहा है 9 मर रिपीट्स पे और ओपन अप कर रहा है 13 मर रिपीट्स को। ठीक है, और इट इज फॉर्मिंग एन ओपन कॉम्प्लेक्स। फिर
दो कॉपीज डीएनए बी प्रोटीन की, जिसको हेलिकेज भी बोलते हैं। डीएनए बी प्रोटीन इज नथिंग बट हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। तो इसकी दो कॉपीज आकर बाइंड कर जाते हैं 13 मर रिपीट पे, ठीक है। एंड दिस बाइंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय अनदर मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज डीएनए सी, ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हो रहा है डीएनए ए प्रोटीन, इसके 20 मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड कर रहे हैं 9 मर रिपीट पे, okay, and this binding is facilitated by ATP and it is causing DNA to wrap around DNA A protein. Then DNA A protein and ATP will trigger opening of 13 mer, 13 मर वाला रीजन ओपन अप हो जाएगा। देन दो कॉपीज आएंगे डीएनए बी प्रोटीन के, जो कि होता है एक्चुअली में हेलिकेज प्रोटीन। इट विल बाइंड टू द 13 मर रिपीट्स, ठीक है। और फिर this binding is facilitated by another molecule which is called as DNA C, ठीक है। अब DNA B और DNA C जो इंटरेक्शन होता है, it will cause DNA B ring to open, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ DNA B की रिंग कैसी होती है, हेलिकेज एंजाइम की रिंग। और ये बाइंड करता है with the each copy of DNA strand. The hydrolysis of the bound ATP release DNA C, leaving the DNA B bound to the DNA strand, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हाइड्रोलिसिस होता है ATP का, उससे क्या होगा, डीएनए सी जो है वो फाइनली रिलीज हो जाएगा और ओनली डीएनए बी जो कि हेलिकेज एंजाइम है वो बाउंड रह जाएगा डीएनए स्ट्रैंड से। ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पर ओराइसी रीजन है, ये पूरा ओराइसी रीजन है। यहाँ पर जो 9 मर रिपीट्स है वहाँ पर आकर बाइंड कर रहा है डीएनए ए प्रोटीन, ओके। इसकी लगभग 20 कॉपीज आके बाइंड कर रहे हैं। एंड दिस विल कॉज रैपिंग ऑफ डीएनए अराउंड दिस प्रोटीन एंड दिस रीजन विच इज एक्चुअली 13 मर रीजन, इट विल ओपन अप, ठीक है। ये जब ओपन अप होएगा तो डीएनए बी एंड डीएनए सी कॉम्प्लेक्स विल बाइंड, ठीक है। और ये जो रिंग है यहाँ पर ये डीएनए बी प्रोटीन की है जो कि हेलिकेज होता है। तो ये जो रिंग है ये दोनों स्ट्रैंड पर आ जाएंगे और इट विल ओपन अप द स्ट्रैंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में ओपन होएगा, ठीक है। तो और ये बन गया है ओपन कॉम्प्लेक्स। अब आता है हेलिकेज। अब हेलिकेज जो है ये बाइंड करता है और दिस इज द की स्टेप फॉर द रेप्लिकेशन इनिशिएशन, ठीक है। डीएनए बी जो है वो माइग्रेट करेगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, कॉजिंग अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए का अनवाइंडिंग करेगा, ठीक है। और इसका मूवमेंट होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और इसकी मूवमेंट की वजह से देयर विल बी अ टोपोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि वो अनवाइंडिंग हो रहा है एक जगह पे और तो दूसरी जगह पे ओवरवाइंडिंग हो सकता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो सकती है। दैट इज एक्चुअली रिलीव्ड बाय द डीएनए टोपोआइसोमरेज या फिर डीएनए गायरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, डीएनए गायरेज इज अ टाइप ऑफ डीएनए टोपोआइसोमरेज विच relieves the topological stress by negative supercoiling, ठीक है। और जो एसएसबी प्रोटीन होते हैं, एसएसबी होते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये बाइंड कर जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड पे, जैसे ओपन कॉम्प्लेक्स बना, सिंगल स्ट्रैंड फ्री हुआ, वहाँ पर आकर बाइंड कर जाएंगे ताकि स्टेबलाइज हो सके सिंगल स्ट्रैंड एंड दे विल प्रिवेंट द रीअलाइनिंग ऑफ सेपरेटेड स्ट्रैंड एंड they will stabilize the strand also. अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता है, एकदम से इनिशिएट नहीं कर सकता है डीएनए रेप्लिकेशन। उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है एक 3 प्राइम OH ग्रुप, ठीक है। इसके ऊपर ये बिल्डअप कर सकता है फर्दर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो ये 3 प्राइम OH ग्रुप कहाँ से आएगा, ये 3 प्राइम OH ग्रुप आएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, इट विल सिंथेसाइज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए जिसको हम बोलते हैं प्राइमर, ठीक है। और ये कितना लॉन्ग होता है, लगभग 10 +-1 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। इट इज आरएनए इन नेचर, ठीक है।
तो एंड इट इज अगेन फॉर्म्ड इन द 5' to 3' डायरेक्शन। सारे जो भी सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का हो या आरएनए का हो, थ्रू आउट द मोलिकुलर बायोलॉजी इट इज ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन। In case of E. coli, primer is synthesized by primase starts with this nucleotide। ठीक है, तो ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड है एडेनिन एंड ग्वानिन का, तो इससे स्टार्ट होता है। सो हमेशा किसी भी प्राइमर पे स्टार्ट कोडोन ये वाला होता है। इन केस ऑफ ई कोलाई, प्राइमर इज एक्चुअली क्लोजली एसोसिएटेड विद हेलिकेस। ठीक है, तो हेलिकेस के साथ ही क्लोजली एसोसिएट होता है सो दैट इट इज पोजिशन टू मेक आरएनए प्राइमर एज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे ये ओपन अप होता जा रहा है, हेलिकेस आगे मूव हो रहा है, तो सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है और वहां पर प्राइमर सिंथेसिस हो रहा है और फिर फर्दर डीएनए का सिंथेसिस होएगा। नाउ स्टार्टिंग विद द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अब इलोंगेशन पे हम आते हैं, जिसमें कि हम पहले पढ़ेंगे लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज मोर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है जो कि बिगिन करता है विद द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। ओके, एंड फिर फर्दर इस पे बिल्डअप होएगा डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो इलोंगेशन में काम आता है। ठीक है, जो मेन एंजाइम है, द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज 3। It will add the nucleotides at the 3' end, 3' OH end. The leading strand synthesis then proceeds continuously keeping pace with unwinding of replication fork। ठीक है, जैसे जैसे अनवाइंडिंग होता जा रहा है वैसे वैसे लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होता जा रहा है। और ये कब तक होएगा? जब तक कि ये एनकाउंटर नहीं कर जाता टर्मिनेशन सीक्वेंस से। ओके, नाउ लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लैगिंग स्ट्रैंड synthesized in short fragments called ओकाजाकी fragments। ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और इनका लेंथ होता है लगभग 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ओके, एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सबसे पहले क्या होगा, एक आरएनए प्राइमर बनेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे कि लीडिंग स्ट्रैंड में होता है वैसे ही लैगिंग स्ट्रैंड में भी सिमिलर प्राइमर बनेगा और फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 विल बाइंड टू द आरएनए प्राइमर एंड देन ऐड द डीएनटीपीस। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। ये तो हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर देखेंगे ये लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है और ये लैगिंग स्ट्रैंड है जो कि शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में होते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो मूव करता जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ये ओपन अप होता जाएगा इस डायरेक्शन में। Now coming to the mechanism of lagging strand synthesis। ठीक है, अब दोनों जो स्ट्रैंड है बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 डाइमर। ठीक है, डाइमर होता है, डाइमर की फॉर्म में होता है और तब सिंथेसिस हो रहा होता है। और हेलिकेस एंजाइम और प्राइमेज एंजाइम डीएनए बी एंड डीएनए जी, ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि हेलिकेस जो है वो डीएनए बी होता है और प्राइमेज जो है डीएनए जी होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शनल यूनिट विद इन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्राइमोसोम। ठीक है, तो प्राइमोसोम क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ हेलिकेस एंड प्राइमेज। Okay, so it is a complex of helicase and primase which is called as primosome। DNA pol 3 will use one set of core subunit। हर एंजाइम का एक कोर सब यूनिट होता है। जो कोर सब यूनिट होता है डीएनए पॉल 3 का, जो एक सब यूनिट जो है
वो यूज होएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड अनदर सेट ऑफ कोर सब यूनिट विल बी यूज्ड टू सिंथेसाइज लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये तो है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, और ये लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये दो जो सब यूनिट्स हैं दीज आर कोर सब यूनिट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। और ये दोनों देखिए आप, ये है डीएनए प्राइमेज और डीएनए हेलिकेज एंजाइम। सो दे आर आल्सो मूविंग, दे आर मूविंग एंड ओपनिंग अप द replication fork, and this polymerase 3 enzyme is actually synthesizing DNA. Now lagging strand synthesis is not complete until RNA primer has been removed. तो एक्चुअली में जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है और हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ एक प्राइमर जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्राइमर है उसको रिमूव करना जरूरी है और उस प्राइमर की जगह पर एक्चुअल डीएनए का आना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमर जो है ये आरएनए नेचर का है। तो ये कैसे होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉल 1 एंजाइम। ठीक है, तो डीएनए पॉल 1 क्या करता है, इसमें होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू ये रिमूव करेगा प्राइमर को एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द डीएनए। ओके, एंड दिस गैप, ठीक है, तो एक्चुअली में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जिससे रिमूव हो रहा है प्राइमर, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी की वजह से डीएनए स्ट्रैंड बन जा रहा है एट द प्लेस ऑफ प्राइमर। ठीक है, और ये जो गैप है वो सील कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो जो न्यू स्ट्रैंड बना है जहाँ पर प्राइमर था उसकी जगह पे डीएनए आया, फिर उस डीएनए वाले पार्ट को सील करना है विद द रिमेनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम, और ये यूज करता है एनएडी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एज कोफैक्टर। नाउ कमिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब टर्मिनेशन कैसे होता है इसमें? एक्चुअली में जो बैक्टीरियल डीएनए होता है इट इज सर्कुलर डीएनए, इट इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, एंड देन both the replication forks meet at the termination recognizing sequence, which is also called as ter sequence. ठीक है, ter sequence is nothing but it is termination recognizing sequence, and both the replication forks will meet at this sequence. Okay, and what is a ter sequence? It is actually 23 base pair long. Okay, it is 23 base pair long and is arranged on the chromosome to create a trap. ठीक है, तो एक ट्रैप बनाता है जहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क आके रुक जाता है। वो एंटर तो कर जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क बट इट कैन नॉट लीव फर्दर अहेड ऑफ इट। ओके, सो ter sequence functions as binding site for TUS protein, termination utilization sequence protein। ठीक है, तो टस प्रोटीन जो होता है वो आकर बाइंड कर जाता है टर सीक्वेंस पे, एंड दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स कैन अरेस्ट द रेप्लिकेशन फॉर्क फ्रॉम मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, सो टर-टस कॉम्प्लेक्स एनकाउंटर फर्स्ट विद आइदर ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। पहले एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क विल come and encounter ter-tus complex, and then it will halt it. Then the other opposing replication fork will come moving along the length of the DNA, and it will collide with the first replication fork. Okay, so either the fork encounter ter-tus complex, the replication is halted. Okay, so wherever
the fork is encountering TERT complex, the replication is halted. And then another fork will come and meet this first fork, and there is the termination of DNA replication. Okay, so in E. coli, DNA topoisomerase 4. Okay, it will cut the two strands of circular DNA and separate each of the circular DNA and finally join the strand. So the two strands which are formed as a result of replication, they are interlocked. They have to be separated. So how they are separated? With the help of E. coli DNA topoisomerase 4, because it will cut the circular DNA and separate these two strands and then join also. So actually joining happens because of ligase, and the function of cutting of the DNA is performed by DNA topoisomerase 4, and then the DNA is finally transferred to the two daughter cells. So here you can see the entire process of replication where the two replication forks are formed. Okay, and these are moving along the length of the DNA, and the fork are meeting, these two forks are meeting at the termination sequence. This is TERT complex. Okay, and here it will stop, and they are in the form of catenated DNA form. Okay, so these are interlinked, they have to be separated. How they are separated? With the help of topoisomerase 4 enzyme. It will cut the DNA and then ligase will join these two DNA molecules, and each of the DNA molecule will go to the newly formed cell. So that's all for today. We have completed prokaryotic DNA replication. I hope it was useful to you all, and don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you. See you in next class.